तो आज के वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 10th का जो है हिंदी बुक से ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, सारी चीजों की आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वहां पे पीला कलर का किया हुआ रहेगा पहले से, जिससे आपकी टाइम की क्या होंगे, बचत होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी जो है भारत में जाति प्रथा का क्या है, प्रमुख कारण है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को है ना मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि वह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, है ना, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। उसके बाद आता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश के महू, है ना, गांव में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में इनका भीमराव अंबेडकर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रादुर्भाव पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है ना। उसके बाद आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। किस पे? तो कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित किया गया? एलिनेशन ऑफ कास्ट का। ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो विष के दांत एक क्या है, कहानी है, विष के दांत, और इसका लेखक ललित बिलोचन शर्मा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना जो था मामूली बात था। और नलिल बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित, है ना, कहानी निम्नलिखित में से कौन है? विष के दांत नलिल बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिल बिलोचन शर्मा। और सीमा रजनी आलो सिफाली आरती पालो किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी, सेन साहब की बेटी थी। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन जो था खोखा के 2 दांत तोड़ दिया था। ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। नलिल बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में नलिल बिलोचन शर्मा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सेन साहब की कार की कीमत कितने थे? 7,500, और वो काला कार था। कैसा कार था? काला। सेन साहब की आंखों का तारा क्या था? खोखा जो था, खोखा उसका बेटा है ना, आंखों का तारा था। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? तो खोखा से मोटर का क्या हो सकता था, खतरा हो सकता था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? खोखा के लिए, है ना, सिद्धांत भी क्या कर दिए, बदल दिए थे। ऐसे ही लड़के है ना आगे चलकर, है ना, गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहां से लिया गया? तो सेन साहब ने कहा था, समझिए ना। और विष के दांत कहानी से लिया गया। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो सेन साहब कह रहे थे। और सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्का भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हैंस जो था उसके समय। हितो प्रदेश का जर्मन में भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? मैक्स मूलर ने किया था। और निवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से निवंश विद्या का संबंध है। और मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किया है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में मैक्स मूलर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो 1783 में वो भारत पहुंच गए थे। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? ग्रामीण में, मतलब गांव में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने ही किया था। भारत से हम क्या सीखे? क्या ये भाषण है? भारत से क्या सीखे? क्या है? भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। वो क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में, है ना, लिपंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्टार्ट किए थे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वेरेन, है ना, हैंस को मिला था। किसके अध्ययन क्षेत्र भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति का था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य
साहित्य से कहीं अधिक 20 साल क्या है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य आपका सबसे ज्यादा 20 साल है। हर्षक क्या था? तो वनस्पति विज्ञान था, वनस्पति विज्ञान। पुराने है ना, पुराने का मोह सब समय वांछित ही नहीं होता, यह पंक्ति कहां से? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका लेखक है। किस है ना देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश, मतलब गौर देश के लोग जो है बड़का बड़का नाखून रखते हैं। अमा है ना, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक कीर्ति कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून के कहा है। समझ गए ना, नाखून को बार बार काटिए तो उग जाता। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब है ना नए खराब नहीं होते? कालिदास कहे थे। क्या कहे थे? कालिदास ने कहे थे। और दधि की हड्डी से क्या बना होता है? इंद्र का वर्ज बना हुआ रहता है। और द्विवेदी जी ने किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़की, उसकी छोटी लड़की जो थी उसने पूछा था। ललित निबंध कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून प्रतीक है, पार्श्ववृत्त मतलब जानवर का प्रतीक है ये। और अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पशुवृत्ति के है, पशु के लक्षण दिखाता है। हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हज जात वृत्तियां किसे कहा जाता है? अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम? मनुष्य के अंध है ना सजात वृत्ति का अंग है। और आलोक पर्व है ना शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक के भी है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते? यह लेखक, तो छोटी लड़की ने पूछा था। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुनाकर मूल्य के द्वारा सूर्य नामक लिखा गया। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुनाकर मूल्य है। और हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। नागरिक लिपि के लेखक कौन है? गुनाकर मूल्य है। नागरिक लिपि के लेखक। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। दोहा कोश किसकी रचना है ना? सर हनपांत की है। और अगला क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में किया गया? रामायण तो संस्कृत में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। और तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं क्या दक्षिण भारत की है? निबंध के लेखक कौन है ना? निबंध के लेखक है गुनाकर मूल्य है। और शहर पाद की कीर्ति क्या है? दोहा कोश है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है? शहर पाद जो है, शहर पाद जो है वो है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरिक लिपि में, हिंदी को लिखा जाता है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वेरियंस जैसे शब्द लिखी में लिखा था, देवनागरिक लिपि में था। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? नंदी नागरी लिपि कहा। नंदी नागरी लिपि। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 9वीं सदी से मिलने लगे थे। नागरिक लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? दक्षिण भारत से मिला है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 का है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में लिखा गया? नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। और परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के रहने वाले थे। बहादुर शीर्षक कहानी के निर्माला कौन है? लेखक की पत्नी का नाम था निर्मला। और जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? अमरकांत का लेखक है। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला जो था बहादुर को लेके आया था। लेकर अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बलिया से किए थे। और बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग के आया था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र का नाम था किशोर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। समझिए ना। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्योंकि उसकी मां ने उसको मारा था, इसलिए भाग गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर है। और बहादुर का बाप कहां मारा गया था? तो युद्ध में उसके बाप का मृत्यु हो गया था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चला गया था? उसकी मां के पास चल गया था। लेखक के
रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का आरोप लगाया था। कहानी क्या है? तो कहोगे बहादुर एक कहानी है। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो नेपाल के रहने वाला था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपया के चोरी का आरोप लगा दिया था। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो क्या हो गए? भाग गया था। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो अमरकांत इसका है लेखक। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था बहादुर। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? उच्च गांव सानी था। और भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। इस निबंध की पंक्ति क्या? परंपरा का मूल्यांकन है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन है क्या? कहोगे निबंध। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कहोगे निबंध है। और परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक जरूरी है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनके लिए। जारशाही कहां थी? तो रूस में थी जारशाही। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा है। और साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या है? निर्णायक है। और जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? वैश्विक और अवेक्षणीय। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो 1949 से 1953 तक रहे थे। बिंदुवाद भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति कहाँ है? परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया। सामाजिक विकास क्रम में समानता सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा गया है? पूंजीवादी सभ्यता को कहा गया। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे? द्वंद्वात्मक से है। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकतांत्रिक साहित्यकार कौन है? तो कहोगे कौन है? तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो तोल्स्टॉय था। और पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के वंशज थे। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो इनमें से किसी से संबंध नहीं है। और जीत जीत में निखरता हूं पाठ के लेखक पंडित बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो 27 साल की उम्र में हुआ था इनको। बिरजू महाराज को तालीम किसने दिया था? बाबूजी उनके पिताजी के द्वारा मिला था। बिरजू महाराज किसकी शैली के नर्तक है? तो कथक करते थे। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज उनके चाचा का नाम था। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है, नृत्य करते थे। जीत जीत में निखरता हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो साहित्यकार है, साक्षात्कार है। शंभू महाराज की बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। तो यहां पे कहता है हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेहवाहक होता है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ कहां हुआ था? कब हुआ था? 1938 में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को गया साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हुआ। बिरजू महाराज खुद को किसका है ना सिद्धक मानते थे? मामा का मानते थे। बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक करते थे। समझना, जब बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष थी। पंडित बिरजू महाराज है ना लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था झुम्मक लाल था उसके रिश्तेदार। बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो कथक से है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए थे? लखनऊ चले गए। लेखक अभिनयों का संबंध किससे है? तो पुस्तक टाइपराइट और रेप से है। और ला शत्रुत क्या था? तो ईसाई मठ था। और पिकासो की विख्यात कृति का नाम है मदा मेजेल द अभिनयो। अगला है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। विलनपत क्या था? तो एक छोटा सा गांव था। अभिनयो किस नदी पर अवस्थित है? रोन नदी पर अभिनयो
अवस्थित है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? अविनियो था। अगला आता है, प्रत्येक वर्ष आवास अविनियो में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? रंग समारोह आयोजित किया जाता है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? अविनियो में फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र। अविनियो किस देश में है? तो फ्रांस में अविनियो पड़ता है। कविता नहीं है, अविनियो जो है वो कविता नहीं है। अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने किस ग्रंथ की रचना किया था? 27 का याद रखिएगा। ला है ना, मादा मोजेल दौड़ अविनियो किनकी कृति है? पिकासो का है। और ला शत्रु का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ है? 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक का हुआ है। बिल नक्त और अविनियो के बीच में कौन सा नदी है? रोन नदी आ जाता है। अविनियो का क्या है? तो ईसाई मठ है अविनियो। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है मछली। अगला आता है, संतु मछली को लेकर क्यों भाग गया था? कुएं में डालने के लिए भाग गया था। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु जो था मछली लेके भाग गया था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्तित है? मध्यम वर्ग का बताया गया इसमें। मछली शीर्षक कहानी में दादी के प्रेमी का नाम क्या था? संतु था। मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? मां जो थी मसाला पीस रही थी। विनोद कुमार शुक्ल किस कीर्ति विश्वविद्यालय में एसोसिएशन ऑफ प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी में थे। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? मां ने मना किया था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? उनके पिताजी खाते थे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। लेखक के पिता ने उनकी मछलियां खरीदी। 3 गो मछली खरीदा था, 2 गो मछली मरल था। पेड़ पर कमरा किनकी रचना? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो मध्य वर्ग के परिवार का इसमें चित्रण किया गया, मतलब बताया गया। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मछली छिक है ना, मछली छीकने की कोशिश कौन नहीं कर रहा था? तो मंगू जो था है ना, छीलने की कोशिश नहीं कर रहा था। मछली शीर्षक कहानी में मछली और है ना गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे गोश्त। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। और संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था अमरुद्दीन। और रसूलुल्लाह बाई था कौन? गायिका था। और बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? रुद्दीन जो था बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का बात जुड़ा हुआ है। काशी किनकी पाठशाला है? तो संस्कृति की काशी जो है संस्कृत वहां पर पढ़ाया जाता है। नौबत खाने में इबादत पाठ में केंद्रित है बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। कविता नहीं है, तो नौबत खाने में इबादत जो है कविता नहीं है। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। क्या होता है? उपासना। सुशिष्ट वादों में शाह की उपाधि प्राप्त करता है शहनाई को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। और है ना द्वैचित्र पर अप्लाई शीर्षक काव्य किसकी है? यतेंद्र मिश्र का है। और अरब देश में फूल कर बजाए जाने वाले बाद तंत्र नारी है ना रीढ़ होती है को क्या कहा जाता है? नय कहा जाता है। काशी में मरण भी माना गया है मंगल को, है ना। यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किया है, तो यार जुलाहे को किया है। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी। और मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, और किसका है? शिक्षा और संस्कृति का। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। और शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी का। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा से है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? तो 1915 में आए थे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उसके घर के पास से बहती रहे? महात्मा गांधी चाहते थे। और शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी के थे ये।
गांधी जी का दक्षिण है ना अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? 1993 से 1914 तक, 1893 से 1914। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। मेरा ख्याल कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेंगे। किसका है? महात्मा गांधी का कहना था। ये खत्म हो गया है ना। उसके बाद काव्य खंड आता है और आशीदी बार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक का है। और गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखते थे? तो हिंदी में लिखते थे। किनके बिना प्राणी के वो मुक्ति नहीं मिलती है? तो ज्ञान है ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? निपुण भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था उनकी पत्नी का नाम। गुरु नानक की भक्ति धारा के कवि थे, तो निपुण है ना भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवड़ी गांव में उनका जन्म हुआ था। राम है ना नाम बिनु बिरजे है न जगई जन्मा, तो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। और रही रास किनकी रचना है? तो गुरु नानक का है। वाणी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना जो होता है वाणी विष के समान हो जाता है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। और गुरु नानक है ना नानक नामा साहब कहाँ कब है? तो पाकिस्तान से है, अब समझिए पाकिस्तान में है। और संप्रदान युक्त है ना मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान जो कृष्ण के भक्त थे। रसखान का रचनाकार था जहांगीर का शासनकाल रसखान। सवैया और छद्म के सिद्ध कवि थे रसखान, सवैया याद रखिएगा। और प्रिय यंती श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिका किसको कहा है? राधा और कृष्ण को कहा है। इन है ना मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी किसने कहा है? रसखान ने कहा है। और रसखान की कृति क्या है? प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। और रसखान दिल्ली से कहां चले गए थे? ब्रज भूमि पर चले गए थे। रसखान किस विषय के से सिद्धि? सवैया छंद से सिद्धि हुए थे। और सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान की है। और कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पाठन राजवंश में हुए थे। प्रीतम नंदी किशोर जात दिन में नंती लोय मन पावन चितोर पलक ओट न करी, तो प्रेम यानी राधिका कह रही थी। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के थे। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित किया? रसखान रचयिता है ना रसखान से लिया गया है। वियोग है ना वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना कर सकता है उसके चित्त में विभिन्न तरंगे उठती है, यह घनानंद के है। और अगला है घनानंद किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। कौन की भाषा के? ब्रज। सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद का है सुजान। और अति सुदो से को मारन है ना छंद के रचनाकार कौन है ना? तो घनानंद है। और नादी शाह ने किस कवि का वध किया है ना? घनानंद का किया है। घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? नादी शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। मोह आसून विहित ले बरसो कौन? तो घनानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनानंद की कवि है रीति मुक्त है ना। और अति सुधो सने को मारन जहां ने कु सनयप बाक नहीं, ये क्या है? घनानंद आ जाएगा। कवि ने पराजन किसे कहा है? बादल को कहा है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध कवि क्या है? सवैया और घना छैरी है। और बिहारी लीला किनकी रचना है? घनानंद की है। और अगले क्वेश्चन आता है आपके पास प्रेम घन की किस युग के प्रमुख कवि थे? भारतेंदु युग के थे। किस युग के? भारतेंदु। जीन जनपद किनकी कवि थी? तो बंदरी या है ना बंदरी नारायण चौधरी प्रेम घन जी के थे। और भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? मेघ है ना प्रेम घन का है। कवि प्रेम घन ने के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि हो गया है? विदेशी। तो विदेशी विद्या पढ़ के हो गया है। विदेशी कविता संकलित है प्रेम घन सर्व संपन्न से है। और हिंदुस्तानी नाम सुनी अब से यह संकुच लपाती, किसका? हिंदुस्तानी। तो कहिएगा स्वदेशी। और स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेम घन है स्वदेशी का। प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम क्या होता है? सबकी बुद्धि विदेश जैसी हो जाती है।
प्रेम घन अपना आशीर्वाद किससे मांगते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र से अपना आशीर्वाद। और बंदरी है ना नारायण चौधरी प्रेम घन के रचनाकार किस नाम से संग्रहित है? प्रेम घन सर्वत्र है। प्रयाग है ना राम गमन शीर्षक नाटक इनकी रचना है। बंदरी नारायण प्रेम घन का है। हिंदुस्तानी नामक सुनी अब ये संकुचित लजाई भारतीय वस्तुतः सो यह विज्ञान यह स्वदेशी से लिया गया है। और प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के ये कवि थे। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में हुआ था। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत महिमा किनकी मूर्ति है? उदास माटी का मूर्त है। और सफल आज उसका तप है ना सन में पिला अहिंसा संतन शुभोत्तम यह भारत माता से लिया गया है। भारत माता कविता में भारत का चरित्र प्रस्तुत किया गया है यथार्थ से किया गया है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसकी की है? छाया मुक्त चंद्र से किया है। और युग वाणी किनकी काव्य कीर्ति है? तो सुमित्रानंद पंत की है। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया है? समाजवाद की ओर आकर्षित किया है। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माँ की कितनी संतानों की किया गया? 30 करोड़ संतान का किया गया। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या है? तो उपन्यासकार भी थे। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगाई उठी मिट्टी सोन की ताज पर पहन लठलाती किस कविता के है? तो जनतंत्र का जन्म है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के है ना क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर इसका लेखक है। रामधारी है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है? तो जनतंत्र का जन्म है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है। और सिंहासन व खाली करो की जनता है कवि की कौन है? जनतंत्र का जन्म है। और कवि दिनकर के अनुसार कौन सोन का ताज पहनकर है ठहलाई रही है? तो देश की मिट्टी। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है। कवि दिनकर के लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है, जनता के लिए करता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ का है। हिरोशिमा किस है ना देश में है? जापान में हिरोशिमा है। और तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी छवि अज्ञ थे। सात वह और द्वंतांत मानवीय विश्विका का चित्रण करने वाली कविता क्या है? हिरोशिमा आ जाएगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया गया है तो अज्ञ ने किया है। और द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा में। अज्ञ का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ था। अज्ञ का जन्म कब हुआ था? 1911 में अज्ञ का जन्म हुआ था। हिरोशिमा कविता चित्रण किया गया है आधुनिक सभ्यता की दुर्दत्त मानवीय विश्वता से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी मिट्टी और शेखर एक ही जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ का। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता वृक्ष की सूखी डाली किनकी तरह है? तो राइफल की तरह होता है। एक वृक्ष की हत्या किस कवि संग्रह से लिया गया है? एक दिन है ना इन दिनों लिया गया। और कुंवर नारायण की कवि कौन है? नवर है ना नगर संवेदना है। दूर से ही ललकाता है तो एक वृक्ष की हत्या आ जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से बचाने की बात करता है। चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण की चक्रव्यूह रचना। इनकी नींद शीर्षक कविता में नींद किसकी प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। हमारी नींद कविता कहां से लिया गया है? दुष्चक्र से स्पष्ट किया गया है। वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला था? दुष्चक्र स्पष्टता के कारण। गरीबी बस्तियों में क्या हुआ है? धमाके से देवी जागरण हुआ है। और कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्षर कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान का। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखेटे में क्या नहीं अटता है? कौन नहीं अटता है? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। दृष्टि है ना दृष्टि के विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? तो विफलता पर क्षय की आंसू। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामनंद किशोर था।
है ना, घरे का लुढ़कता हुआ उसका घाव किस आकार थमक जाता है, डॉ के अनुसार। बीजा, है ना, क्षर शीर्षक काव्य का है, अनाम का। लौट कर आऊंगा फिर कहाँ के कवि लिया गया है, बंगाल से। जीवनादास किस कवि को प्रबोध आलोचना, तो जीवनादास वंतला सेन से। और लौट कर आऊंगा फिर कविता किस द्वारा है, प्रयाग शुक्ल द्वारा है। लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है, जीवनादास का है। कवि जीवनादास, है ना, नांद दास का जन्म कब हुआ था, 1899 में। जीवनादास किस शीर्षक कविता के देवेंद्र श्रेष्ठा प्रेम कविता की संज्ञा है, वंतला सेन से है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता हिंदी रूपांतरण किसने किया है, धर्मवीर भारती ने किया है। रेनक मारिका मिलके किस भाषा के कवि है, जर्मन के है। मेरे बिना प्रभु तुम पाठ के लेखक रेनक मारिका के। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की है, रेनक मारिका के है। मेरे बिना तुम प्रभु ये जर्मन में अनुवाद किया गया है। रेनक मारिका मिलके की काव्य शैली क्या है, गीतात्मक काव्य शैली है। कवि रेनक मारिका मिलके किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करता है, नारी के। मेरे बिना प्रभु तुम शीर्षक कविता किस हिंदी की कविता से लिया गया है, कबीर, है ना, भारतीय द्वारा लिया गया। रेनक मारिका मिलकर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेरे बिना प्रभु तुम शीर्षक कविता भाव क्या व्यक्त करता है, भक्ति का बात करता है। तो आज पूरे के पूरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहा मगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 300 से प्लस ऑब्जेक्टिव आप लोग को करा दिए हैं। पूरे के पूरे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए।